नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स की। दो रिपोर्ट है हमारे सामने जो चेतावनी एक तरीके से दे रही है कि अपने एंटीबायोटिक यूज़ को कम से कम हम सही तरीके पर लाएं, कंट्रोल करें। पहली रिपोर्ट जो है वो लैंसेट की रिपोर्ट है, जाना माना जर्नल है हेल्थ का, और ये कहती है रिपोर्ट की एएमआर से 2050 तक 4 करोड़ लोगों की मौत संभव है। एएमआर क्या है? ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं दवा के खिलाफ, दवा उन पर काम नहीं करती है। कह रहे हैं कि आने वाले समय में खतरा और बढ़ेगा, यानी 4 करोड़ का अनुमान अभी है, बाद में ये रिवाइज भी हो सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा बुज़ुर्गों को होता है, यानी ज़्यादा उम्र के लोग, क्योंकि उनकी मौत भी इससे होती है। इसका हाइंडसाइड में बच्चों के मामले में इन्होंने जो रिसर्च किया उसमें थोड़ी कमी आई है इस खास पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, जहां दवा रेजिस्टेंट हो जाती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट जो है वो हमारे यहाँ की भारत की रिपोर्ट है, आईसीएमआर की स्टडी है। इसमें ये लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, चिंताजनक तरीके से बढ़ रहा है, और इसके चलते जो कुछ खास बीमारियां हैं उनके इलाज में खासी दिक्कतें आ रही है। और उन बीमारियों का नाम भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। उसमें यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, ब्लड का इन्फेक्शन है, निमोनिया है, टाइफाइड है। इस तरीके की जो बीमारियां हैं उनके इलाज में खासी दिक्कत आ रही है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो एएमआर हम बोल रहे थे, उसका ही एक हिस्सा है एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस। तो जब आप एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं तो उसका दायरा थोड़ा बड़ा होता है। उसमें वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, फंगस भी होते हैं, और दूसरे जो परजीवी हैं वो भी उसमें शामिल है। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स काम करते हैं बैक्टीरिया पर, लेकिन हम उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे जहां उसकी ज़रूरत नहीं है वहां भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है समस्या की जड़। पूरी बात समझेंगे, पहले आपको अपने एक्सपर्ट से मिलाते हैं। एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय के राय हमारे साथ होंगे, पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ होंगे, और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरंजित चैटर्जी भी हमारे साथ होंगे। भाटी साहब, आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, पहले आप ही बताइए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिस तरह से ज़्यादा बढ़ रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब एंटीबायोटिक आपका जो बैक्टीरिया है वो पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गया। मतलब वो काम ही नहीं कर रहा। आपको किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें आपने दवा दी, दवा का असर नहीं हो रहा। सिंपल भाषा में जैसे कि ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। कइयों को वो थोड़े दिन सिम्पटम ठीक हुए, फिर दोबारा से रिकरेंट हो गया कि उन्होंने एंटीबायोटिक खाई, फिर से हो गया। तो मतलब वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो रहा। तो बैक्टीरिया के ऊपर खाली असर नहीं कर रहा, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई। जैसे एएमआर आपने बताया तो उसका दायरा काफ़ी ज़्यादा है। उसमें आपके बैक्टीरिया भी आ गए, उसमें आपका फंगल इन्फेक्शन भी और भी अन्य तरह के परजीवी और इन्फेक्शन आपके अंदर आ जाते हैं। तो यही एक डिफरेंस है। बट भारत में अगर देखें तो फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती है, जैसे आपने आईसीएमआर की स्टडी और लैंसेट की स्टडी का ज़िक्र किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जिस तरह से यहाँ पर ओवर द काउंटर इस्तेमाल हो जाता है, आप इजीली मेडिकल स्टोर पर जाकर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। और सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर देखने को आता है कि जैसे अभी विंटर आ जाएंगे, सीजन में इन्फ्लुएंजा, जुकाम, खांसी, इस तरह की चीजें काफी कॉमन होती है। तो उसमें हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोविड जैसे कि वायरल इन्फेक्शन रहा था, ठीक बट है, उसमें भी हम जी। वजह पर आएंगे जी, डॉक्टर जी, भाटी। डॉक्टर राय के पास चलते हैं। डॉक्टर राय, जब हम एएमआर कह रहे हैं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो परजीवी है या जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो गया, तो मैंने ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, मेरे लिए हो गया या सबके लिए हो गया? ये एक इंडिविजुअल के लिए अलर्ट की बात है या सामाजिक तौर पर हम सभी के लिए ये खतरा पैदा हो गया?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, अगर इंडिविजुअल के लिए खतरा होता है तो चिंता है इंडिविजुअल के लिए, बट उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ये नहीं होता। ठीक है, रोज इस देश में 28,000 डेथ होती है, तो एक दो अगर इंडिविजुअल की इससे डेथ हो जाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं। लेकिन होता क्या है, वह बैक्टीरिया या वायरस, जब भी एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कोई भी सूक्ष्माणु, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो या फंगस हो, इन 4 को हम जो है उसमें लेते हैं। तो वह जो है उनमें जो है अपने आप को चेंज कर लेता है और फिर जो है वह एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या एंटी वायरल जो है उस पे असर नहीं करता है। और फिर सेम टाइप के बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं, वो दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं, तो सेम उनमें भी वही होता है कि वह दवा उन पे भी काम नहीं करता है। सो एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है फिर उनका जो है प्रसार होने लगता है, इन्फेक्शन एक से दूसरे में, दूसरे से चौथे में, इस टाइप से जो है होने लगता है। तो यह इसीलिए तो हम कहते हैं कि इतनी बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है कि मैंने एंटीबायोटिक खा लिया। किसी और ने भी खाया, उनके वहाँ डेवलप हुआ और वह इन्फेक्शन जब मुझे हो रहा है तो मैं भी उससे ग्रसित हूँ, जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया। सो एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस जो है किसी का भी ये हो सकता है और वह पूरे समाज को प्रभावित करता है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं रहता है ये। जी हाँ। जी। डॉक्टर सुरंजीत, आपसे मेरा सवाल ये है कि हम चाहे ब्रॉडर सेंस में एएमआर की बात करें, चाहे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें, दोनों को ध्यान में रख लें हम। जो जनरल प्रैक्टिस है हमारे देश में लोगों का ओवर द काउंटर दवाएं ले लेने का, खा लेने का, तो गलती किस तरीके से कर रहे हैं हम एंटीबायोटिक्स के सिलसिले में? पहले आम लोगों के नज़रिए से बात कर लेते हैं, डॉक्टर्स के नज़रिए से अलग से बात करेंगे। डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स तो कम से कम बिना सोचे समझे नहीं करते होंगे, लेकिन हकीकत क्या है, अगर इस पैमाने पर समस्या हो रही है तो आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन आम लोग क्या गलती कर रहे हैं? देखिए, आम लोग क्या, देखिए सपोज हमें नजला जुकाम खांसी हुआ, हम्म। हमारे कोई रिश्तेदार बोलते हैं कि हमने वो दवाई खाई थी, हम एकदम ठीक हो गए थे, तो लोग इसको एक गाइडलाइन मान के खुद ये अपनी इच्छा से एंटीबायोटिक लेने लग जाते हैं। उसको कभी एक दो डोज लेते हैं, उनको लगता है वो ठीक हो गए हैं, उसके बाद वो डोज भी कंप्लीट नहीं करते हैं। इवन जो अमाउंट ऑफ डोज जो इस्तेमाल करते हैं उसको पूरा वो भी कम या ज्यादा में होता है। तो ये पूरा गाइडेंस फ्रॉम लोकल पीपल होता है, नॉट फ्रॉम डॉक्टर्स। तो ये खुद ही अपनी बीमारी का डायग्नोस करके एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है। वैसे ही अब अगर वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में आधे समय एंटीबायोटिक काम करती ही नहीं है। उसमें जबरदस्ती हम एंटीबायोटिक ले लें तो उससे, और उसको भी हम पूरा ड्यूरेशन के लिए ना लें, कम डोज में लें या ज्यादा डोज में लें, इससे और भी रेजिस्टेंस जो हमारे दूसरे बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में वो खराब वाले वो पनपने लगते हैं एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। कई बार हम लोग को बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है, जिसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज होता है, वो हम लोग गलत एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं बिकॉज हमको गाइड करने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता है, बट कोई पुराने हमारे रिश्तेदार होते हैं या घर के पास जो काम करने वाले वो होते हैं कि हमको ये बीमारी हुई थी, हमने तो ये दवाई खाई, हम ठीक हो गए। सो दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग एंड दैट इज वेयर द पब्लिक गोज रॉन्ग। जी। तो डॉक्टर साहब की बात का लबुलुआब ये है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, मान लीजिए कि अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, कुछ भी चीज़ है, आपने ऊट-पटांग दवाई खाई तो उससे आपकी मदद नहीं होती है, उस प्रोटोजोआ की मदद होती है, उसको अपने आप को मॉडिफाई करने में मदद मिलती है। डॉक्टर राय, क्या ये बात सही है जो मैं कह रहा हूँ? साथ ही एक और सवाल यहाँ पे जोड़ रहा हूँ इसी से संबंधित। लोग नहीं समझते अंतर, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कहाँ एंटीवायरल चाहिए, कहाँ। वो लोग समझते हैं कि लाख दुखों की एक दवा है एंटीबायोटिक, वो भी 2-4-10 नाम जो मार्केट किए जाते हैं, जो लोगों के दिमाग में बसे हुए, उसको लोग खा ले रहे हैं। इसको कैसे क्लियर करेंगे एक आम आदमी के लिए? देखिए, होता क्या है कि कुछ सिम्टम्स जो है कॉमन होते हैं। खांसी जो है, निमोनिया हो गया, बैक्टीरियल निमोनिया उसमें भी हो सकता है। फीवर, निमोनिया हुआ वो बैक्टीरियल है, उसमें भी हो सकता है। और जो इन्फ्लुएंजा या जो कॉमन कोल्ड हमारा होता है, उसमें भी होता है। सो कॉमन कोल्ड हुआ या इन्फ्लुएंजा हुआ, ये वायरल है। इसमें भी सोर थ्रोट होगा, इसमें भी फीवर आएगा, इसमें भी रनिंग नोज होगा।
इसमें भी सोर थ्रोट होने से खांसी हो सकता है। सो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं और इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, सिर्फ इसके लिए पब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी, हमारे जैसे डॉक्टर्स भी इसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। कई स्टडी इस पे पब्लिश हो चुकी है, जिसमें ये प्रिस्क्रिप्शन का जो है ऑडिट किया गया। सो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट किया गया और इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल, मान लीजिए यूजुअली टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट केयर मिलता है, जैसे एम्स या मेडिकल कॉलेजेस लेवल पे जो है टर्शियरी लेवल है, वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि एंटीबायोटिक का यूज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेज आते हैं, क्रॉनिक है, बहुत दिनों से है, तो वायरल इन्फेक्शन यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब उसकी एक अवधि होती है 5 से 7 दिन। यूजुअली ये सारे इन्फ्लुएंजा हो या कॉमन कोल्ड हो, इनकी जो है एक अवधि होती है। लेकिन जब लंबा खिंच जाता है, महीनों से बुखार हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो लोग यूजुअली दूसरे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, फिर टर्शियरी केयर में आते हैं। तो हमें ये मान के हम चलते हैं कि टर्शियरी केयर में एंटीबायोटिक का यूज ज़्यादा होगा अगर प्राइमरी हेल्थ केयर से कंपेयर करें। बट जितनी स्टडी पब्लिश हुई, जितने भी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट किया गया, वो देखा गया इवन एट द प्राइमरी लेवल जो है एंटीबायोटिक का यूज ज्यादा है और एंटीबायोटिक में इंजेक्टेबल का भी यूज ज्यादा है। शायद पब्लिक आके डिमांड करती है कई बार कि हमें एक इंजेक्शन लगा दीजिए, वो इंजेक्शन लगाने से हम उन्होंने जल्दी ठीक हो गए थे, तो हमें भी दे दीजिए। और हम जो है उनको ना नहीं कर पाते शायद इसलिए जो है, और उनको हम इंजेक्शन भी देने लगते हैं। एक तो अननेसेसरली एंटीबायोटिक दे रहे हैं और इंजेक्शन भी दे रहे हैं। दूसरा, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, लोग जो है दवा की दुकान पे जाके खुद मांग लेते हैं कि पहले ठीक हुआ था, या दवा के दुकानदार से पूछ लेते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या करूं, वह एक एंटीबायोटिक दे देता है। तो जिस तरीके से हम एंटीबायोटिक का मिसयूज करते हैं, किसी वायरल इसमें जो है कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, भले ही उसको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक दें, बट वायरस को ट्रीट करने के लिए जो कॉमन वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा हुआ, ये जो सीजनल फ्लू हो रहा है हमें, इन सबों में भी जो है एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये जो प्रॉब्लम्स है, देखिए पूरी दुनिया में है, लेकिन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ज्यादा है। जितनी डेथ्स ये रिपोर्टेड हो रही हैं, इन मेजॉरिटी जो है इन कंट्रीज से है। तो एक तो इन पे ऐसे ही बर्डन है, दूसरा जो है इसके कारण से, रेजिस्टेंस होने के कारण से जो है हायर एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है, कई बार कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, सबसे रेजिस्टेंट हो चुका होता है। तो ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ी जो है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है। आप देखें पूरे 3 साल में कोविड से करीब 7 मिलियन के आसपास, 70 लाख के आसपास डेथ हुई थी। एमआर से जो है हर साल जो है, जो जिस लैंसेट आप स्टडी की बात कर रहे हैं, वो भी कि अराउंड 50 लाख, 5 मिलियन डेथ्स हो रही हैं, मतलब कई टाइम्स उससे भी ज्यादा हो रही है। कोविड में तो हम पूरी दुनिया में हिल गया था। ये जो है लोगों को किल करते जा रहा है, बट हमारा जो है फोकस इस पे नहीं है। अभी यूएनएचसी ने 2016 से ही जो है इस पे काफी एक तरीके से जो है मूवमेंट चलाया हुआ है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ने इसकी पॉलिसी पे बनाई हुई है, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को जो है रोकने की पॉलिसी बनाई हुई है। मोर देन 150 कंट्री, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, अराउंड 170-180 कंट्रीज के बीच में है, जो सिग्नेटरी है इसके, और सबने अपने एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के लिए जो है एक पॉलिसी बनाई हुई है। बट पॉलिसी बनाना एक अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना वह नहीं हो पा रहा है। अगर इम्प्लीमेंट हम कर देते तो शायद जो है इस तरीके से यह इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। शायद जो है आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो बहुत सी बीमारियों को जो है हम ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे, स्पेशली जो है बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो। जी ये बड़ी ही एक क्योटिक सा सिचुएशन यहाँ पे नज़र आता है अगर आप देखें इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती है। हालांकि दुनिया भर में प्रॉब्लम है, लेकिन भारत में टिपिकली ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी आबादी भी है। डॉक्टर चैटर्जी, ये पूरा क्यों कैसे क्लियर होगा? और जैसे जब आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की बात करते हैं, एक आम इंसान की समझ में नहीं आता कि किस डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं, थोड़ा उस पर रोशनी डालें हमारे आम दर्शकों के समझने लायक शब्दों में।
देखिए, ये बाहर के कई कंट्रीज में ये ऑलमोस्ट नियम है कि अगर आपको, जैसे पुराना हमारा फैमिली फिजिशियन का जो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट काफी अच्छा था, जिससे, क्योंकि उससे वो पूरी फैमिली गाइड होती थी बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर, जो कि उनकी बीमारियों को भी जानता था, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अच्छे से जानता था, एंड ही वुड प्रॉपर्ली गाइड टू अ डिफरेंट पर्सन। आजकल के जमाने में लोग, किसी को चेस्ट पेन हुआ तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, लूज मोशन हुआ तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो सुपर स्पेशलिटी के पास काफी लोग ड्रिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर लोग अपने लोकल फिजिशियन, आपके अगर कोई फैमिली फिजिशियन तो फैमिली फिजिशियन के पास, या पीडियाट्रिशियन, या जो हमारे इंटरनल मेडिसिन वाले लोग होते हैं, उनका थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है सोचने का। यहाँ से दैट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर द पेशेंट शुड, पेशेंट को गाइड होना चाहिए। अनलेस आपका हड्डी टूट गया है या ब्रेन इंजरी है, तो उसके बाद उस समय फिजिशियन के पास आने का कोई मतलब नहीं होता। पर अगर नजला, जुकाम, खांसी, बलगम, बुखार चल रहा है, तो पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन जो होते हैं, वो बेस्ट लोग होते हैं आपको गाइड करने के लिए। और अगर उसको फिजिशियन को, उनको हेल्प चाहिए फ्रॉम अ सुपर स्पेशलिस्ट, दे हैव टू गाइड द पेशेंट प्रॉपर्ली। तो एक तो ये है कि हर एक चीज सुपर स्पेशलिटी के पास नहीं जाना चाहिए। एक फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन या लोकल अपने कोई फैमिली फिजिशियन है, तो उससे गाइडेंस जरूर लेना चाहिए। सेकेंडली, ऑब्वियसली आपने जैसे बोला कि प्रिवेंटिव में अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, अगर हमारा पोषण सही हो, अगर हम सो अच्छे से रहे हैं, सो हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, गुड बैलेंस्ड फूड, प्रॉपर स्लीप, लेस ऑफ एंजाइटी, ये सब चीजों को अगर हम मेंटेन कर पाए, तो ये देखा गया है कि बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी रहती है, एंड यू माइट फाइट एन इन्फेक्शन बेटर दैन जो कि ये सब नहीं प्रैक्टिस करते हैं एंड जिनका हेल्थ ठीक नहीं है। इसलिए प्रिवेंटिव में सबसे पहला तो ये है, गुड लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस, स्लीप, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरा, जो थोड़े जी। बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़े उम्र जैसे 35-40 साल के हो गए हैं, उनका हम्म। इज नॉट अ बैड आइडिया टू हैव हेल्थ चेक्स डन गाइडेड बाय द लोकल डॉक्टर, जिससे कि उनको अपनी बीमारियों का पता लगते रहे। जी। तो ये एक तरीके से बेसिक्स हैं जो एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको जानना चाहिए, और ना सिर्फ एंटीबायोटिक्स बल्कि सभी एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में। अगर आप अपनी मर्जी से ये जानना समझना चाहते हैं, अपनी मर्जी से दवा खाते हैं, तब तो आपको विशेष जानकारी आपकी होनी चाहिए, नहीं तो फिजिशियन आपका पहला दरवाज़ा होना चाहिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे ये समझने की कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं उसके खिलाफ एक जागरूकता हम खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन भारत में स्थिति ये हो गई है कि कुछ जो बीमारियां हैं उनके इलाज में दिक्कत हो रही है। 60% तक वो रेजिस्टेंट हो गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। डॉक्टर भाटी, ये जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं इंसान के लिए भी, जानवरों के लिए भी, कृषि में भी, और कहते हैं कि इन सब का कंट्रीब्यूशन मिलाकर हम देख रहे हैं ये जो रेजिस्टेंस का फैक्टर है उसमें है। ये क्या चीज़ है, थोड़ा ये भी समझाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कारण इसमें काफ़ी सारे हैं अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें, बट एक मेजर रूट कॉज़ तो एंटीबायोटिक का ठीक से इस्तेमाल नहीं करना, ओवर यूज़ या मिसयूज़ होना। पर हाँ, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर भी बताया, तो इसमें एक सिंपल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे पोल्ट्री फार्म में उनकी ग्रोथ के लिए वो इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक, देंगे तो वो जल्दी उनकी ग्रोथ होगी। ऐसे जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार खेती में भी। तो ये सब कारण भी बन जाते हैं कि अल्टीमेटली वो भी फिर हम कंज़्यूम करते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो वो भी एक कारण बनता है। पर अभी फ़िलहाल ज़्यादातर जितनी रिसर्च शो करती है, उसमें मेजर रूट कॉज़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, जिसमें ओवर यूज़ या मिसयूज़ हो जाता है, या कोर्स कंप्लीट आप नहीं करते, वो एक कारण बन जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा देखिए वल्नरेबल ग्रुप हम बात करते हैं कि एल्डरली लोग हैं, पर कोई भी वल्नरेबल हो सकता है, क्योंकि कोई भी ट्रांसमिटेड रेजिस्टेंस बैक्टीरिया किसी को भी हो सकता है। मतलब कई कंटेजियस इन्फेक्शन होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान को, तो वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी हो सकता है अगर उसकी
इम्यूनिटी ठीक नहीं है। रही बात जैसा आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने सारे टेस्टिंग करते हैं, आजकल रिपोर्टों के अंदर ज़्यादातर हम देखते हैं खास तौर पे कि रेजिस्टेंस लिखा होगा आपका, कि मतलब वो वाली एंटीबायोटिक आपकी काम नहीं कर रही है आपके अगेंस्ट, या जो अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए उस टेस्ट रिपोर्ट से आपको किस तरह से बेनिफिट मिल जाता है कि किस तरह का आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कौन-सी सही एंटीबायोटिक का आप चुनाव करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। कई बार वहाँ पर जहाँ पर भी जिस भी साइट का आपको इन्फेक्शन है, आपको यूरिन का इन्फेक्शन है, कहीं पर आपको घाव है, वुंड है, या फिर आपको कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह में कई बार हमें स्पूटम का सैंपल लेना पड़ता है, गले से सैंपल लिया, किसी भी तरह के फ्लूइड का, और उसकी जांच से ये पता लग जाता है कि क्या इन्फेक्शन है और कैसा उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी जी गवर्नमेंट के स्तर पे तो जो काम चल रहा है वो काम चल ही रहा है, बट व्यक्तिगत स्तर पे हमें और भी ज्यादा अवेयरनेस जी 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 क्रिएट करने की बिल्कुल। जरूरत है। और टेस्ट की बात जहाँ तक है, तो जब तक मामला टेस्ट तक पहुँचता है तो फिर वो डॉक्टरों के हाथ में ही तमाम उसका कंट्रोल होता है। डॉक्टर चैटर्जी, ये डॉक्टर भाटी ने भी याद दिलाई ये बात कि AMR जो है उससे सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों को है, लैंसेट की रिपोर्ट में भी कहा गया है, तो ऐसा क्यों है? डॉक्टर चैटर्जी, सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन, बीच में सुनाई नहीं दिया। ये क्वेश्चन ये है कि बुजुर्गों को AMR मौतों का खतरा सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों है? देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज होते हैं, जैसे 5 साल से कम वाले बच्चे या 65 साल से ऊपर वाले जो लोग होते हैं, इनमें थोड़ी इम्यूनिटी लेवल और इनकी जो सक्षमता होती है इन्फेक्शन लड़ने की, वैसे भी थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर इन लोगों में अगर प्लस उनको हो सकता है दूसरी कोमॉर्बिडिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी या लिवर की बीमारी में, इनमें इन लोगों में ज्यादा चांस होता है कि उनके साथ कोमॉर्बिडिटीज भी हो। तो एक तो इम्यूनिटी लेवल कम हो गया, प्लस कोमॉर्बिडिटीज हैं। इसमें अगर ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन कर दे तो इनको ट्रीट करने में और भी ज्यादा मुश्किल होता है। जितने यंग लोग होते हैं, मिडिल एज होते हैं, जिनको कि ये सब कोमॉर्बिडिटीज नहीं होती हैं, उसमें उनका इम्यूनिटी लेवल हाई होता है। इट्स मच मोर इजियर टू ट्रीट देम दैट वे। इसलिए एक्सट्रीम्स ऑफ एज को हमेशा ज्यादा खतरा माना जाता है। जैसे कि हम लोग जब कोविड की भी बात करते थे, या हमेशा अभी वैक्सीनेशन की भी बात आती है, ये हमेशा कहा जाता है कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज में वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज ऑफ द कोमॉर्बिडिटीज एंड द लो इम्यूनिटी लेवल दैट वी कैन हैव। जी डॉक्टर राय, समय समाप्त हो रहा है और आजकल आपने देखा होगा कि छोटे मैसेजेस का ज़माना है, लोग बिल्कुल छोटे संदेश सुनने के आदी हो गए हैं। तो एक छोटा सा संदेश आप दे दीजिए एंटीबायोटिक्स पर, हमने जो एक कार्यक्रम किया उसका निचोड़ के स्वरूप में हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, हमें जानना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। ट्रू बर्डन हमें पता नहीं है। ठीक है, बड़े हॉस्पिटल में हम टेस्ट कर लेते हैं, कंट्री में क्या ट्रू बर्डन नहीं पता है। और अगर एक काम करना है तो साफ सफाई, मतलब सैनिटेशन को अगर इम्प्रूव कर लें तो काफी, क्योंकि इन्फेक्शन जो है गंदी जगहों पे ज्यादा होता है अगर हम सफाई नहीं करते हैं। सिर्फ फ्रीक्वेंट अगर हम हैंड वॉश ही करते रहे तो बहुत से इन्फेक्शन को रोक लेते हैं, और ये तो हमारे प्रैक्टिस में था। तो वह साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखें और अपने से दवा न लें, पार्टिकुलरली एंटीबायोटिक अपने से न लें। यह जो है बहुत ही जरूरी है। अगर संक्षेप में कहना था तो इतना मैं कहूंगा, 2 बातों का ध्यान रखें। अपने से दवा न लें, एंटीबायोटिक का कभी भी यूज न करें बिना डॉक्टर के सलाह का, और दूसरा जो है साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दें। जी, तो एंटीबायोटिक लेते हैं इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन से बचने का रास्ता डॉक्टर साहब ने बता दिया। साफ सफाई रखिए, ऐसी जगहों से बचिए जहां से आपको इन्फेक्शन मिलता है, और अगर इन्फेक्शन होता भी है तो दवाई का फैसला डॉक्टर करेगा, आप खुद नहीं। और एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से कभी नहीं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।